वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पौधों एवं जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में। जो पौधों में और जंतुओं में वातावरण के प्रति जो भी कंट्रोल होता है और वातावरण और जंतुओं के बीच में जो भी समन्वय बनाया जाता है, एडोप्टेशन अनुकूलता बनाई जाती है, संवेदनशीलता जो होती है, तो उन सब चीज़ों का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेन टॉपिक में जो बात आती है कि समन्वय क्या है, समन्वय एवं नियंत्रण क्या है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो जीवों में वायु एवं भीतरी वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता को नियंत्रण या होम्योस्टेसिस कहते हैं एवं सामान्य स्थिति बनाए रखने की प्रतिक्रिया को समन्वय कहते हैं। तो जब भी वातावरण में कोई बदलाव होता है तो उसके अनुरूप हमारी बॉडी कार्य करती है। सर्दियों में बॉडी अलग कार्य करती है, गर्मियों में अलग कार्य करती है। तो हर स्थिति को सामना करने के लिए बॉडी जो है अपने आप को तैयार करती है। इसी चीज़ को हम समन्वय कहते हैं। और जो संतुलन बनाने की क्षमता है, इसको नियंत्रण या होम्योस्टेसिस के नाम से जाना जाता है। तो इससे पहले हम बात करते हैं कि एक कोष के जो जंतु होते हैं उनमें समन्वय कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो एक कोष के जंतु जानते हैं जिसका जीवन पूरा एक ही कोशिका में व्यतीत हो जाता है, उसको हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कि सरल जीवों में जैसे अमीबा हो गया, में तंत्र का तंत्र नहीं होता है, फिर भी वह वातावरण के बीच समन्वय बनाए रखता है। इनमें दो प्रकार की अंकुराएं होती हैं, स्वीकारात्मक और नकारात्मक, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव। तो पॉजिटिव प्रक्रिया जो होती है, जहाँ जहाँ पर अमीबा को भोजन महसूस होता है तो वहाँ पर वो उसकी ओर गति करता है। और जहाँ पर अधिक ताप होगा, विद्युत होगा, इलेक्ट्रिसिटी अगर कहीं प्रभावित कर रही है उसको, या फिर किसी भी प्रकार का केमिकल होगा, तो उससे जो अमीबा है वो नेगेटिविटी एक्टिविटीज शो करेगा, यानी कि उन सब चीज़ों से वो दूर भागने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से एक कोश के जीवों में समन्वय प्रक्रिया संपन्न होती है। अब आगे हम बात करते हैं कि बहुकोशिकीय जंतुओं में समन्वय किस प्रकार से होता है। तो बहुकोशिकीय जीवों में, जिसमें कई हजारों की लाखों की संख्या में कोशिकाएं पाई जाती हैं, ऐसे जीवों को हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो इनमें तंत्र का तंत्र होता है, अंतःस्रावी तंत्र होता है। तंत्र का तंत्र में जो हमारा न्यूरॉन्स वगैरह आ जाते हैं, और अंतःस्रावी तंत्र में जो भी हमारे शरीर के अंदर, जीवों के अंदर जो भी केमिकल्स, हार्मोन्स बनते हैं, उनके द्वारा शरीर का कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय होता है और नियंत्रण होता है। तो इन दो तंत्रों की मदद से शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं एवं भौतिक क्रियाओं का नियमन किया जाता है। अतः इसमें भी दो प्रकार का समन्वय होता है, एक तंत्र का समन्वय जिसको हम नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं, और दूसरा है रासायनिक समन्वय, इसको हम केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो पहला हम बात करेंगे जंतुओं में तंत्र की समन्वय। तंत्र का तंत्र अपने तंत्र का कोशिकाओं और तंत्र का सूत्रों द्वारा शरीर में होने वाली कायिक, व्यावहारिक और शारीरिक क्रियाओं का समन्वय करता है। इसे तंत्र की समन्वय कहते हैं। जो भी शरीर के द्वारा क्रिया की जाती है, कोई व्यवहार किया जाता है या शरीर किसी अन्य चीज़ों के संपर्क में आता है, तो ये सब जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उनका अनुभव तंत्र का तंत्र के द्वारा ही पता चलता है। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कोई स्वस्थ व्यक्ति है और उसमें पैरालिसिस हो जाता है, तो उसका जो एक अंग काम करना बंद कर देता है, उसमें किसी भी प्रकार का संवेदनशीलता और कंट्रोलेशन नहीं रह जाता है, वो बॉडी का कंट्रोल के बाहर हो जाता है, तो उसमें ही तंत्र का तंत्र काम करना बंद कर देता है। इसी प्रकार हमारा तंत्र का तंत्र जो है पूरी बॉडी को कंट्रोल करने में, समन्वय बनाने में मदद करता है। तो ये तंत्र के समन्वय दो स्तरों में होता है, एक शरीर के आंतरिक अंगों का क्रियाकलाप और शरीर के बाहरी वातावरण के बीच समन्वय। तो शरीर के अंग हमारे अंदर पाए जा रहे हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारा लीवर है, हार्ट है, किडनी है, हमारे जो इंटेस्टाइन है वो किस तरीके से काम कर रही है, उसके बारे में भी
तंत्र का जो है वो हमें ज्ञान कराती है और शरीर के बाहरी वातावरण में जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, किसी भी प्रकार की चोट लगना, इन सब चीज़ों का अनुभव जो कराती है, जो वो इस तरीके से होता है, बाहरी वातावरण के बीच के भी समन्वय होता है। आगे हम देखते हैं कि रिसेप्टर ग्राही अंग क्या होते हैं, जो बाहरी वातावरण से संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। जैसे आँख हो गया, कान हो गया, नाक, त्वचा, जीभ। तो आँख देखने का काम करता है, कान सुनने का, नाक सूंघने का, और त्वचा जो होती है वो संवेदनशीलता और सेंसेशन का काम करती है, जीभ स्वाद लेने का काम करती है। तो ये सारे के सारे ग्राही अंग हैं जो संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं और दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, और इन्हें इन्हीं अंगों को कार्यकर अंग भी कहते हैं। अगली हेडिंग आती है तंत्र का तंत्र। तो तंत्र का तंत्र में नर्वस सिस्टम इसको कहते हैं। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। इसमें कई सारी कोशिकाएं होती हैं। इन तंत्रिका कोशिकाओं को न्यूरॉन्स कहते हैं। और अगली जो हेडिंग आती है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना। तो मेन जो संरचना है वो न्यूरॉन ही है। तंत्रिका तंत्र की इकाई जो है न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन से का स्ट्रक्चर देखेंगे। तंत्रिका कोशिकाएं लगभग 1.5 से 2 मीटर तक लंबी होती हैं। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में 3 भाग होते हैं। पहला साइटॉन होता है, दूसरा डेंड्राइट्स होता है और तीसरा एक्सॉन होता है। तो साइटॉन वाला भाग क्या होता है? साइटॉन एक कोशिका रूपी भाग होता है। इसके मध्य में एक बड़ा सा केंद्रक पाया जाता है और इसके चारों ओर कोशिका द्रव फैला रहता है। इसके साइटोप्लाज्म में प्रोटीन के अनेक सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, जिसे निस्सल कण कहते हैं या निसेल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये कण पाए जाते हैं। तो ये न्यूरॉन्स का एक भाग हो गया। दूसरा भाग है डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन। तो इसमें क्या अंतर होता है? ये साइटॉन से अनेक प्रवर्ध निकले रहते हैं जिन्हें डेंड्रॉन्स कहते हैं, और प्रत्येक डेंड्रॉन से भी पतले पतले प्रवर्ध निकले रहते हैं जिन्हें डेंड्राइट्स बोला जाता है। जैसे जो जड़ें होती हैं पहले वो मोटी शाखा में होती हैं, फिर धीरे धीरे पतली होती जाती हैं। तो जो इसमें मोटी शाखाएं होती हैं उनको हम डेंड्रॉन्स कहते हैं, और डेंड्रॉन से भी थोड़ी थोड़ी पतली शाखाएं निकलती हैं तो उनको डेंड्राइट्स बोला जाता है। इसके बाद एक भाग आता है जिसको एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन में क्या होता है? साइटॉन से एक लंबा मोटा प्रबंध निकला रहता है जिसे एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के चारों ओर न्यूरिलेमा नामक एक झिल्ली होती है। न्यूरिलेमा तथा एक्सॉन के बीच वसा का बना आवरण होता है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं, और इसके बीच बीच में कुछ टूटा हुआ भाग रहता है। इन स्थानों को रेनवियर नोड कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डायग्राम में देख लेते हैं। डायग्राम में देखो, यहाँ पर जो पहला भाग है वो साइटोन वाला दिखाया जा रहा है, जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है और इसके बीच में न्यूक्लियस पाया जा रहा है, केंद्रक पाया जा रहा है। और इसके अंतिम दूसरी तरफ देखते हैं, ये जड़ों जैसा भाग दिखाई दे रहा है जिसको एक्सॉन कहते हैं, और इससे भी कई शाखाएं निकली रहती हैं। ऊपर वाले भाग में देखेंगे कोशिकाओं से, तो ये डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स जाल जैसी जो फैली है, जड़ों जैसी, इनको डेंड्राइट्स कहते हैं। और एक ये बीच में लंबा सा प्रवर दिख रहा है जो रीढ़ की हड्डी के नुमा दिख रहा है। तो इसमें एक कवरिंग रहती है जिसको माइलिन शीथ कहते हैं, और दूसरा है नोड ऑफ रेनवियर, जो बीच बीच में स्पेस रहते हैं उनको नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, जो बीच बीच में खंड स्पेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी संरचना है मुख्य रूप से। ये डायग्राम हम बना लेंगे। अब हम इसके बाद बात करते हैं आगे। कार्य के आधार पर तंत्रिका कोशिकाओं को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। तो तंत्रिका कोशिकाओं को 3 कौन कौन से भागों में बांटा गया है, वो भी कार्य के आधार पर। तो पहला है संवेदी तंत्रिका कोशिका जिसको हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। दूसरा है चालक तंत्रिका कोशिका जिसको मोटर न्यूरॉन कहते हैं, और तीसरा है साइचर तंत्रिका कोशिका जिसको एसोसिएशन न्यूरॉन कहते हैं। तो पहले की बात करते हैं जिसको हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं पहले नंबर में। तो ये संवेदी अंगों से संवेदना को ग्रहण करते हैं। जो भी हमारे शरीर में घटना घट रही होती है उसको संवेदनाओं के माध्यम से सही सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं उनको संवेदना को ग्रहण करके और मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। जैसे आपके किसी पैर में कोई कीड़ा रेंग रहा हो तो वो उसका सेंसेशन ग्रहण करके ब्रेन तक पहुंचाया जाएगा, और ब्रेन से उसको इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं कुछ कीड़ा रेंग रहा है। तो इस तरीके से कहीं चोट लग जाती है तो वो भी पता चल जाता है कि किस जगह पर मुख्य रूप से चोट लगी है।
तो ये सब काम जो होता है संवेदनाओं को ग्रहण करना, ये सेंसरी न्यूरॉन्स का होता है। फिर इसके बाद दूसरा नंबर आता है मोटर न्यूरॉन्स, जिसको चालक तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। तो ये तंत्रिका कोशिकाएं प्रतिक्रिया के आवेगों अर्थात चालक आवेगों को केंद्र की तंत्रिका तंत्र से कार्य कर पेशी ग्रंथियों आदि तक पहुंचाती हैं। तो मुख्य रूप से इसमें क्या होता है, पहले वाले जो न्यूरॉन्स हैं वो संवेदनाओं को ग्रहण करेंगे और फिर उसके एवज में क्या किया जाएगा, ये मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे आपके पैर में कहीं कील लग रही है तो कील से पैर को दूर हटाने के लिए पैर को कार्य करना पड़ेगा। तो ये कार्य कौन करवाएगा, मोटर न्यूरॉन करवाएगा। ये संवेदनाओं के द्वारा जो सूचना पहुंची है उसके सूचना के एवज में ये कार्य किया जाता है और इसी को मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं, मतलब कार्य करने वाला वो न्यूरॉन्स कहते हैं। इसीलिए ये तंत्रिका तंत्र से कार्य कर इफेक्टर पेशियां जो ग्रंथियां होती हैं उनको तक भी पहुंच जाता है। तो शरीर में, शरीर के अंदर या शरीर के बाहर कहीं भी कुछ भी घट रहा होता है तो मोटर न्यूरॉन्स की मदद से उसको उसकी जो संवेदनाएं प्राप्त होती हैं उसके आधार पर शरीर कार्य करता है। तीसरा नंबर है एसोसिएशन न्यूरॉन्स। ये क्या करते हैं, ये संवेदी तथा चालक तंत्रिकाओं के बीच बीच संबंध स्थापित करती हैं। तब ये इन दोनों को कहीं ना कहीं आपस में जोड़ती हैं, संवेदी न्यूरॉन्स को और चालक न्यूरॉन्स को। तो इसीलिए इनको साइचर या एसोसिएशन न्यूरॉन्स कहा जाता है। इसमें बीच बीच में पूरे शरीर में जो पॉइंट छूटे होते हैं जिनको हम नर्व फाइबर कहते हैं, तो नर्व फाइबर में देखते हैं क्या है, तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सान समूह में एकत्रित होकर तंत्रिका बनाते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं के जो एक्सान होते हैं वो समूह में एकत्रित हो जाते हैं। जो नीचे वाले भाग दिखाए गए थे नर्व्स बनाते हैं, वो भी 3 प्रकार की, संवेदी तंत्रिकाएं, चालक तंत्रिकाएं और मिश्रित तंत्रिकाएं। ये एक तरीके से इसमें दिखाया गया है चित्र में कि ऊपर मेरुरज्जु दिखाया गया है जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी में मिलेगा। और ये हाथ में नीचे गर्म पानी रखा गया है और हाथ जैसे ही गर्म पानी में जाता है तो इसमें संवेदी अंग जो होते हैं, संवेदी तंत्रिकाएं, ये इसकी इंफॉर्मेशन मेरुरज्जु तक पहुंचा देती हैं और मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं, प्रेरक तंत्रिका जो होती है, न्यूरॉन्स होते हैं, वो तुरंत ही हाथ हटाने के लिए प्रेरित करते हैं और हाथ को बचा लेते हैं। तो इस तरीके से ये क्रिया होती है। ये एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है जिसमें ब्रेन को कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमारा रीढ़ की हड्डी में जो स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है उसी की मदद से ये प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। एक दूसरा डायग्राम भी देखेंगे। ऊपर से देख रहे हैं स्टिमुलस, कोई गर्म पानी है और आँखों ने देखा और ये सेंसेशन पहुंचा दिया गया ब्रेन के पास में और ब्रेन ने मोटर न्यूरॉन्स को, कार्य करने वाले न्यूरॉन्स को क्या किया, एक्टिवेट कर दिया और इफेक्ट जो मसल्स हमारी हैं वो इफेक्टर कहलाती हैं, तो उनके इफेक्ट डाल के और ये पानी को पीने के लिए क्या किया है, प्रेरित किया है। तो इस तरीके से हमारा जो न्यूरॉन सिस्टम है वो तंत्रिका तंत्र है, काम करता है। आगे देखेंगे मनुष्य का तंत्रिका तंत्र, यहाँ पर स्पेशली मनुष्य की बात करेंगे। तो मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में ह्यूमन नर्वस सिस्टम के 3 भाग होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। पहले वाले को इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरे को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और तीसरे को ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार के तंत्रिका तंत्र जो कि मनुष्य में पाए जाते हैं। अब इसमें पहले तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं जिसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। जो हमारा ब्रेन होता है और हमारी रीढ़ की हड्डी, ये 2 चीज़ें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले मस्तिष्क या ब्रेन की बात कर लेते हैं। तो ब्रेन क्या है, ये खोपड़ी के कपाल में बंद मेरुरज्जु का अगला चौड़ा भाग होता है जो ब्रेन कहलाता है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ये इसका जो अगला भाग होता है ये बड़ा होता है। इसी को जो हमारी कपाल होती है, हड्डियों की जो खोपड़ी होती है उसके अंदर ब्रेन बंद रहता है और ये किसका भाग होता है, ये मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड का अगला भाग होता है। ब्रेन की मस्तिष्क जो है उसमें 3 झिल्लियों से घिरा होता है मस्तिष्क। पहली झिल्ली जो होती है उसको ड्यूरामेटर कहते हैं, दूसरी झिल्ली को कहते हैं एरेक्नॉइड और तीसरी झिल्ली को पायामेटर कहते हैं।
इसके बाद मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क, आगे वाला भाग जिसको कहते हैं फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क जो बीच वाला मस्तिष्क है जिसको मिड ब्रेन कहते हैं, और सी वाला पार्ट है जिसको पश्च मस्तिष्क कहते हैं जो हैंड ब्रेन कहलाता है इंग्लिश में। तो पहले वाले भाग की बात करते हैं जिसको फोर ब्रेन कहते हैं। ये मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है और ये मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है, जो आगे वाला भाग होता है हमारे, जो माथा साइड पाया जाता है। तो इसमें सोचने की शक्ति होती है और इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कहलाता है प्रमस्तिष्क जिसको इंग्लिश में सेरिब्रम कहते हैं। ये 2 गोलार्धों का बना होता है और प्रत्येक गोलार्ध में 3 गहरी दरारें होती हैं, जिनके कारण ये जो प्रमस्तिष्क है सेरिब्रम है ये 4 भागों में बट जाता है। सेरिब्रम में देखने की, सूंघने की, स्पर्श के अलग अलग केंद्र होते हैं। ये मनुष्य की चेतना, सीखना, स्मृति, तर्क और बुद्धि का भी केंद्र है। तो मुख्य रूप से जो सेरिब्रम होता है ये मनुष्य का सबसे मेन पार्ट होता है ब्रेन का, जिसमें देखने, सूंघने, समझने की और स्पर्श करने की शक्ति का पता चलता है, उसका अनुभव का पता चलता है, और हमारी बुद्धि का केंद्र भी है जिसकी मदद से हम सारे कार्य करते हैं। इसके बाद ब्रेन का जो 2 पार्टों में बांटा गया है उसका दूसरा पार्ट है डायंसिफेलोन, और इस भाग से पीनियल काय तथा पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी होती है। पीनियल बॉडी एक होती है, दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे मस्तिष्क की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। मस्तिष्क की क्या, ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। और थैलेमस व हाइपोथैलेमस जो होते हैं वो भी इसी के भाग होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मिड ब्रेन की, मतलब मध्य मस्तिष्क की। बीच का जो भाग है ये भी 2 भागों का बना होता है। इसमें पहला जो भाग हो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहलाता है और दूसरा भाग सेरिब्रम पेडंकल कहलाता है। तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का जो भाग है ये 4 पिंडों का बना होता है। ये दृष्टि ज्ञान से संबंधित होता है। तो मुख्य रूप से जो बीच का ब्रेन है, मिड ब्रेन है, उसमें देखने की शक्ति समाहित होती है, जिसको हमसे ब्रेन इस दृष्टि के बारे में ज्ञान कराता है। और सेरिब्रम पेडंकल जो है जो कई तंतुओं का बना होता है। इसमें कई सारे फाइबर होते हैं जो दृष्टि ज्ञान में मदद करते हैं। अब हमारे ब्रेन का तीसरा पार्ट आता है जिसको हैंड ब्रेन या सेरिबेलम कहते हैं। ये हमारे मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। ये सेरिबेलम तथा मेडुला ऑब्लोंगेटा का बना होता है। हैंड ब्रेन जो है सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा से मिलकर बना होता है। ये 2 भाग हैं। सेरिबेलम सेरिब्रम के बिल्कुल ठीक नीचे पश्च भाग में मिलती है और ये गति नियंत्रक, समन्वय तथा शरीर का संतुलन एवं ऐच्छिक पेशियों की क्रिया का नियंत्रण करता है। जो भी हम अपनी इच्छा से कार्य करते हैं, हाथ पैर चलाते हैं, आंखों को मूवमेंट करते हैं, बोलते हैं, तो ये सारी जो इच्छाएं हैं, ऐच्छिक पेशियां, इनके जो सेरिबेलम वाला पार्ट होता है इसके द्वारा ये नियंत्रित किया जाता है। शरीर में चलने, दौड़ने, भागने, तो इन सब चीज़ों में क्या किया जाता है, ये सेरिबेलम बहुत ज़्यादा मदद करता है और गति नियंत्रक भी है। तेज़ दौड़ना है, स्लो दौड़ना है, इसका भी ये हेल्प करता है और संतुलन बनाने में मदद करता है। जब कभी भी कुछ लोग जो ड्रिंक कर लेते हैं तो उसका ये भाग जो पिछला वाला भाग है सेरिबेलम, ये ड्रिंक की वजह से कुछ प्रभावित हो जाता है और जिसकी वजह से उस व्यक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है, वो चलने में दिक्कत देता है। तो ड्रिंक करने वालों में ये सेरिबेलम कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देता है। इसके बाद हम देखेंगे ब्रेन के पार्ट हैं। तो ब्रेन में देखो पहला जो आगे वाला भाग दिया गया फ्रंटल लोब जो आगे का है, साइड में कान की साइड में जिसको हम टेम्पोरल लोब कहते हैं, और नीचे एक छड़ी सी दिख रही है जिसको ब्रेन स्टेम कहते हैं। ये पिछला वाला भाग जो है ये सेरिबेलम दिखाया गया है जो बैगनी कलर का है, इसी के द्वारा शरीर का संतुलन होता है। और बीच में मिड ब्रेन है जिसको ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं, इसके द्वारा दृष्टि ज्ञान होता है। पैराइटल लोब ये प्रमस्तिष्क का ही भाग है जो पिछला भाग है, और आगे सेरिब्रम वाला भाग है सेरिबेरल कॉर्टेक्स। तो इस तरीके से ये भाग है इसमें। इसका दूसरा चित्र भी देख लो। उसमें आगे का ये पार्ट दिखाया जा रहा है जिसको हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं, पीछे वाले को मध्य मस्तिष्क बीच में है और पीछे वाले को पश्च मस्तिष्क कहते हैं, और जिसमें ये ब्रेन बंद है ये कपाल या खोपड़ी कहलाता है। इसमें देखो पोन्स मेडुला अनुमस्तिष्क दिखाया गया है और पीयूष ग्रंथि दिखाई गई है जो मटर के दाने के आकार की या मक्के के दाने के आकार की साइज की होती है।
और ये इसके ऊपर ही क्या पाया जाता है, हाइपोथैलेमस पाया जाता है। तो इस तरीके से मानव मस्तिष्क का ये डायग्राम होता है, इसको भी बनाना ज़रूरी है। अब हम इसके बाद में आते हैं कि जितने भी ये हमारे मस्तिष्क में पार्ट हैं, इसमें इनके जो मुख्य रूप से कार्य हैं वो क्या क्या हैं। तो पहला जो सेरिब्रम वाला भाग है, जिसकी जो सबसे ज़्यादा बड़ा भाग होता है, 2/3 भाग होता है, तो इसका काम क्या होता है, ये बुद्धिमत्ता, चेतना, शक्ति एवं स्मरण केंद्र है। इससे हम कोई चीज़ें याद रखने में मदद करते हैं, अपने दिमाग को चलाने में। जो जिसकी मदद से चलाते हैं वो सेरिब्रम ही, तथा ऐच्छिक पेशियों का समन्वय जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, हाथ पैर चलाते हैं, वो भी सेरिब्रम की मदद से इसमें कंट्रोल किया जाता है। इसका जो फ्रंटल वाला पार्ट है, वो जो सबसे अगला पार्ट है, सामने वाला पार्ट है, वो ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करता है। पैराइटल पार्ट है, वो त्वचा से प्राप्त संवेदनाएं जैसे सर्दी, गर्मी, स्पर्श, दबाव, दर्द, इसके प्रति अनुक्रिया करता है। उसके बाद ऑक्सीपिटल वाला पार्ट है, जो उसमें पिछले वाले डायग्राम में दिखाया गया है। तो ऑक्सीपिटल वाला भाग जो है वो भी देखने के काम में आता है। टेम्पोरल वाला भाग जो है, कनपट्टी वाला भाग, वो श्रवण सहायक है, यानी कि सुनने में काम में आता है। सेरिब्रम जो आगे का भाग है, फोर ब्रेन का दूसरा भाग है, डायंसेफेलॉन, ये अग्र मस्तिष्क का पिछला भाग होता है। इसमें दो प्रमुख भाग होते हैं, थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस। थैलेमस क्या करता है, दर्द, ठंडा, गर्म को पहचानता है। और हाइपोथैलेमस जब कभी भूख, प्यास, घृणा, किसी को गुस्सा करना होता है, शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, तो ये हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। आगे मिड ब्रेन के कार्य देखेंगे। मिड ब्रेन में दृष्टि, श्रवण, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण होता है। जो सुनने और देखने का काम है वो सब मध्य मस्तिष्क के द्वारा किया जाएगा। इसमें अनुमस्तिष्क जो सेरिबेलम होता है वो पश्च ब्रेन का पार्ट है। तो ये क्या करता है, कंकाल पेशियों के संकुचन में एवं शीतलन का नियमन करता है, और साथ ही साथ शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। मेडुला ऑब्लंगाटा वाला जो भाग है, ये रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, लार आना, वोमिटिंग होना, सांस लेना, भोजन पाचन, ये सब ऐसी क्रियाएं हैं जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं। तो मेडुला ऑब्लंगाटा इस पर नियंत्रण करता है। आगे ब्रेन के बाद जो दूसरा पार्ट आता है, मेरुरज्जु, जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो मेरुरज्जु खोपड़ी वाला भाग के नीचे एक पूंछ जैसी लटकी होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है एक तरीके से, तो उसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ये मेडुला ऑब्लंगाटा खोपड़ी महारंध्र से निकलकर कशेरुकाओं की तंत्रिका नाल से होता हुआ अंत तक फैला रहता है, जिसको रीढ़ रज्जु या मेरुरज्जु कहते हैं। ठीक है, तो रीढ़ का जो भाग है, ये उस तरीके से पूरा भाग जो कहलाता है वो स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु कहलाएगा। तो इस खोखली संरचना के ऊपर भी वही 3 झिल्लियों का आवरण होता है जो मस्तिष्क में होता है, ड्यूरामेटर, इरिक्नोइड, पायामेटर का। ठीक है, इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड का कार्य क्या होता है, ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का मुख्य केंद्र है। रिफ्लेक्स एक्शन जिसको कहते हैं, जैसे अचानक कभी घुटने में कोई हथौड़ी मार दे या कहीं से अचानक कोई चोट लग जाए, तो इसके लिए ये सूचना पहुंचने के लिए क्या होता है, मस्तिष्क तक ये सूचना पहुंचेगी तब तक थोड़ा समय लगेगा। तो ये समय बचाने के लिए हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके द्वारा ही ये प्रत्युत्तर में ये क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं, जिसको हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इसके द्वारा जो भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनका संतुलन किया जाता है, और मस्तिष्क में आने जाने वाली प्रेरणाओं का संतुलन भी इसके द्वारा किया जाता है। इसमें देखो एक कड़ी जो स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन लिया गया है, जिसमें एक रीढ़ की हड्डी का टुकड़ा लिया गया है और उसके अंदर सेक्शन काटा गया है, और उसमें दिखाया गया है कि स्पाइनल कॉर्ड किस तरीके से दिखता है। तो इसमें देखो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो संवेदना को ग्रहण करेंगे। इसके अंदर ग्रे मैटर होता है बीच में एच आकार का, और उसके बाहर व्हाइट मैटर होता है, व्हाइट पदार्थ होता है। और इधर साइड में देखेंगे, एक तरफ सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, दूसरी तरफ सेंसरी न्यूरॉन सोमा होता है जो कांटा जैसी बन जाती है। और ये रेड वाली जो दिख रही हैं इनको मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। जो सेंसेशन आता है उसके लिए प्रतिक्रिया जो करता है वो मोटर न्यूरॉन ही करता है। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो किसी उद्दीपन से स्वचालित, जल्दी से और अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है वो अनैच्छिक होती है, इसमें हमारी किसी भी इच्छा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और ये अपने आप ही संपन्न हो जाती है। जैसे हम रोड पर चल रहे हों, अचानक कहीं बीच में कांटा पड़ जाए, तो कांटे से क्या होगा, जैसे ही कांटा चुभने वाला होगा थोड़ा सा चुभेगा और हमारा पैर अपने आप ही ऊपर उठ जाएगा। तो इसी प्रकार की जो क्रियाएं हमारे जीवन में घटती हैं शरीर के द्वारा, उसी को हम
प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। और ये क्रिया संपन्न होती है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, जैसे कि पिछला भी हमने डायग्राम देखा। प्रतिवर्ती क्रिया कितने प्रकार की हैं, तो ये भी दो प्रकार की होती हैं, एक प्राकृतिक होती हैं, दूसरी उपार्जित होती हैं। प्राकृतिक में जैसे किसी अनुभव व शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे वस्तु का आंखों के सामने अचानक आने से पलकों का बंद होना। तो जब भी कोई वस्तु आ रही होती है, हमारे आंखों के सामने आ रही होती है, तो हमारी आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं। इस घटना को करने के लिए हमें कभी भी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जन्मजात होती हैं, इसीलिए इनको प्राकृतिक प्रतिबंध कहते हैं। दूसरा है उपार्जित। इसके लिए हमको अनुभव की आवश्यकता होती है, एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। जैसे साइकिल चलाते समय किसी व्यक्ति के सामने आने पर ब्रेक लगाना। तो इसके लिए हमको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी, सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। जब कोई सामने अचानक आ जाता है तो क्या करते हैं, ब्रेक लगा लेते हैं, गाड़ी का ब्रेक लगा लेते हैं, साइकिल का ब्रेक लगा लेते हैं। तो इसी टाइप की जो क्रिया हैं उनको हम उपार्जित प्रतिवर्त कहते हैं। इसके आगे देखते हैं जो दूसरा पार्ट है, केंद्रीय तंत्र का तंत्र हो जाने के बाद में तंत्र का तंत्र जो तीन भागों में बांटा गया था, उसका दूसरा जो पार्ट है परिधीय तंत्र का तंत्र, जिसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से निकलकर शरीर के विभिन्न भागों में जाने वाली तंत्रिकाएं सम्मिलित होती हैं। तो मस्तिष्क के जो भी वायरिंग जैसी निकलती है, तंत्रिकाएं निकलती हैं, पूरे शरीर में फैली रहती हैं। तो परिधीय तंत्र का तंत्र में उन्हीं तंत्रिकाओं को सम्मिलित किया गया है। तो ये कितने प्रकार की होती हैं, मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका को कपाली तंत्रिकाएं कहते हैं। जो ब्रेन से निकलेंगी उनको कपाली तंत्रिकाएं कहेंगे, इंग्लिश में क्रेनियल नर्व कहेंगे। और जो हमारी रीढ़ की हड्डी से स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उनको मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं या स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी जो क्रेनियल नर्व होती हैं और 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व होती हैं। क्रेनियल नर्व यानी कि जो मस्तिष्क से निकलती हैं, जो कि 12 जोड़ी होती हैं, और 31 जोड़ी जो होती हैं वो स्पाइनल नर्व होती हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं। इनमें कुछ कई प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, जिसमें संवेदी भी होती हैं, मोटर भी होती हैं, और कुछ मिक्स होती हैं। संवेदी का मतलब हम जानते हैं, ये सेंसरी होती हैं, जो भी हमारे शरीर के अंदर या बाहर जो भी संवेदनाएं होती हैं, कुछ भी क्रिया घटित होती है तो उसकी सूचना ये पहुंचाती हैं। और जब ये सूचना पहुंच जाती है तो कोई भी एक्शन लेना होता है तो वो एक्शन किसके द्वारा लिया जाता है, चालक नर्व के द्वारा लिया जाता है, जिनको मोटर नर्व कहते हैं। तीसरा नंबर पर आता है मिक्स नर्व, जिसको मिश्रित नर्व कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें सेंसरी और मोटर दोनों के कार्य करने की क्षमता होती है। तीसरा जो पार्ट बचता है तंत्र का, उसको हम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। उसको इंग्लिश में ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये सभी प्रकार की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ये क्या करेगा, जो भी हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाएं हैं जिस पे हमारा नियंत्रण नहीं चलता है, वो सारी की सारी क्रियाएं स्वायत्त या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा संपन्न होती हैं या करी जाती हैं। तो अनैच्छिक क्रियाओं के एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, श्वसन हो गया, इस पे भी हमारा कोई नियंत्रण है। हृदय की धड़कन हो गया, आहार नाल में क्रमानुकुंचन जो होता है, जो भोजन निगलने का प्रक्रिया है, उसके बाद की जो भोजन हमारी आहार नाल में आगे बढ़ता रहता है। तो इस पे हमारा कोई इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य नहीं होता है, ये शरीर अपने आप ही करता है। तो इसीलिए इसको हम अनैच्छिक क्रियाओं का नाम देते हैं। तो ये स्वायत्त जो तंत्रिका तंत्र है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, ये इन्हीं सारी क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। इस तंत्र में क्या होता है, अनुकंपी जिसको सिंपैथेटिक और परानुकंपी जिसको पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र होते हैं। इसमें दोनों प्रकार की स्वायत्त तंत्रिकाओं में केवल चालक कोशिकाएं होती हैं। ये दोनों प्रकार की जो तंत्रिका तंत्र हैं, स्वायत्त प्रकार की ऑटोनोमस, इनमें केवल एक ही प्रकार की जो तंत्रिकाएं होंगी जो कार्य करने का काम करेंगी, मतलब मोटर नर्व सेल्स होंगी सिर्फ। दोनों प्रकार के तंत्रिका तंत्र एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। जैसे सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र आकस्मिक स्थिति का सामना करता है। सिंपैथेटिक का होता है जैसे अचानक कहीं क्रोध आ गया, लड़ाई करना है या भागना है, तो ये सब अचानक होने वाली चीज़ें हैं, जिसको आकस्मिक चीज़ें हैं, जिसको ये सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र है वो मैनेज करता है। पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, ये तंत्रिका तंत्र सामान्य अवस्था में होने वाली क्रियाओं को प्रेरित करता है, जैसे शरीर में शीतलन, रक्त दबाव कम करना, पाचन क्रिया गति को बढ़ाना। जैसे मान लो किसी जगह आपको क्रोध आ गया, तो क्रोध आने में जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, शरीर में संकुचन होगा,
इन सब चीज़ों का कुछ समय के बाद नॉर्मल भी आना होता है। तो नॉर्मल करने के लिए जो हमारे शरीर में काम करता है वो पैरासिम्पथेटिक तंत्रिका तंत्र काम करता है। ये हमारी जो स्थिति पहले थी शरीर की, उसी स्थिति को लाने में मदद करता है। जैसे शरीर में शीतलन, रक्तदाब कम करना और पाचन क्रिया गति को बढ़ाना। इस टॉपिक के बाद में अभी पार्ट 2 में हम तंत्रिका तंत्र के बारे में, जंतुओं के समन्वय के बारे में और पढ़ेंगे। तो आज के पार्ट 1 में हम इतना ही देखेंगे।